हम पार्लियामेंट के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 69, अरे 69 नहीं 79 पहला आर्टिकल है। तो 79 से 123 के बीच में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो 79, 80, 81 ये तीन याद रखने हैं इकट्ठे, फिर 82, 83, 84 याद रखने हैं। तो इसमें क्या है, 79, 80, 81 में सीसीसी क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसकी? पार्लियामेंट की। कि उसमें वो बताएगा कि भाई पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है, दो हाउसेज हैं, ठीक है। फिर है कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ द अपर हाउस, देन कॉम्पोजिशन ऑफ द लोअर हाउस। तो सीसीसी हो गया 79, 80, 81। फिर 82, 83, 84 में आरडीक्यू, सीसीसी आरडीक्यू। आरडीक्यू में क्या है? रीएडजस्टमेंट हर सेंसस के बाद, देन ड्यूरेशन, देन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो सीसीसी आरडीक्यू। फिर आता है 85, 86, 87। इसमें क्या है? इसमें कुछ कुछ प्रेसिडेंट्स की पावर्स हैं, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट पे लिखने को आएगा तो 85, 86, 87 आर्टिकल कोट कर सकते हैं। तो इसमें है क्या? एसपीडी असम है इसके अंदर। 85, 86, 87 के अंदर एसपीडी असम है। तो एसपीडी क्या है? समन, प्रोरोग और डिसॉल्व, ठीक है। जो पावर होती है ना प्रेसिडेंट की, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व की पावर। फिर असम क्या? कि भाई जो एड्रेस एंड कर सकता है ना पार्लियामेंट को, एड्रेस, स्पेशल एड्रेस, मतलब जो राइट ऑफ द प्रेसिडेंट की वो एड्रेस करे और एक या फिर मैसेज भेज सके पार्लियामेंट को, तो वो एएस, ठीक है। तो एसपीडी असम एएस हो गया। फिर ऐसे क्या है? स्पेशल एड्रेस, वो स्पेशल एड्रेस भेज सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया एड्रेस एंड मैसेज और फिर स्पेशल एड्रेस। फिर अगला एम है, फिर ये एस एस एम, ठीक है, स्पेशल एड्रेस और फिर एड्रेस एंड सेंड मैसेज। अब 88, 105 क्या है? ये 88 तो जैसे है, ये राइट ऑफ द मिनिस्टर्स के एंड अटर्नी जनरल, ठीक है। राइट ऑफ मैग के बारे में बात करता है, मिनिस्टर एंड अटर्नी जनरल राइट ऑफ मैग के बारे में बात करेगा। और 105 जो है पीपीआई, पीपीआई मतलब पावर जो दी गई है, ठीक है। और उसके बाद जो इम्यूनिटीज दी गई हैं और प्रिविलेजेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ हाउस एंड हाउस मेंबर्स एंड कमिटीज, ठीक है। तो राइट ऑफ मैग, मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल 88। फिर 105 में पीपीआई ऑफ पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ हाउस मेंबर एंड कमिटीज, ये 105 के अंदर है। फिर जो हमने पहले देखा था 79 से स्टार्ट हो रहा था, जिसमें सीसीसी आरडीक्यू है। फिर 89 से क्या है? पार्लियामेंट ऑफिस से स्टार्ट हो रहा है। पार्लियामेंट ऑफिसर मतलब वही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो 89 क्या बात करेगा? सीडीसी के बारे में बात करेगा कि भाई एक चेयरमैन होगा और एक डिप्टी चेयरमैन होगा अपर हाउस में, ठीक है। 89 इसके बारे में बात करेगा। फिर तीन छोड़ने के बाद, मतलब 90, 91, 92 छोड़ने के बाद 93 एसडीएस के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बात करेगा। तीन हमने क्यों छोड़े हैं? रार के लिए छोड़े हैं, ठीक है। रार क्या है? रार हो गई। तो रार क्या है? रिमूवल, एक्टिंग एंड रिजोल्यूशन। रिमूवल मतलब कि भाई जो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन है जैसे, उसका रिमूवल हो जाता है, या फिर रिमूवल, वेकेशन या रेजिग्नेशन वो दे देता है, ठीक है। तो उसका हट जाता है अपने पौधे से डिप्टी चेयरमैन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, वेकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो उसकी जगह पे कोई एक्टिंग हमें चाहिए, मतलब कि जो एक्ट कर सके एज अ चेयरमैन, ठीक है। अगर डिप्टी चेयरमैन, ये पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है, या अदर पर्सन अगर डिप्टी चेयरमैन नहीं है जो एक्ट कर सके चेयरमैन की जगह, ठीक है। तो रिमूवल, फिर आ गया एक्टिंग, फिर है रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल, कि अगर रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है ना चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का, तो क्या होगा, ठीक है। तो रार के बारे में बात आ जाती है। तो ये 1991, 92 के बारे में है। फिर ऐसी एस डी एस के लिए भी रार होगा, तो 94, 95, 96 वो वाला रार होगा, ठीक है। कि भाई रिमूवल, वेकेशन या रेजिग्नेशन और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होगा तो क्या होगा, या फिर एक्टिंग स्पीकर कैसे बनेगा कोई, ठीक है। या फिर रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो वो रार हो गया। तो हमने देख लिया 89, 93, 89, 90, 91, 92 रार के लिए है, और 93 के बाद 94, 95, 96 भी रार के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 97, 98 किस लिए है? एसएस के लिए। एसएस क्या है भाई? एसएस है कि सैलरी और सेक्रेटरी। तो इसमें ये जो पहला ऐसा 97 वाला सैलरीज,
सैलरीज जो भी ऑफिसर है ना, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनकी सैलरीज के बारे में बात होगी। और फिर जो 98 है वो सेक्रेटरीट के बारे में बात होगी, जो पार्लियामेंट्स के सेक्रेटरीट होंगे। ठीक है, तो हो गया है। अब लिखा था हमने 79, 89, अब 99। 99 कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी पार्लियामेंट में हो रहा है ना। तो 99 वाला क्या है? ओथ देन वोट, ओथ देन वोट। 99% हम वोट तुझे करेंगे ऐसा नहीं, 100% में कोई करोगे, इसकी ओथ लो। ठीक है, तो 99 ओथ एंड 100 वोट, 99 ओथ, 99 ओथ 100 वोट। ठीक है, तो फिर है अगला 101 क्या है? अब देखो, अगर वेकेशन ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन, देखो डिस्क्वालिफिकेशन मुझे पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो 102 है। ठीक है, तो उसी से आगे पीछे वाले देख लेते हैं। वेकेशन ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन। ठीक है, वेकेशन ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन, तो सीट वैकेंट कब हो जाती है? मान लो वो दो या दो उसमें 2 सीट से चुनाव लड़ा गया तो सीट वैकेट हो जाएगी, या फिर वो राज्यसभा मतलब वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों के हो गया तो सीट वैकेंट हो जाएगी। तो वेकेशन ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन। तो फिर 102 हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। 103 क्या बात करेगा कि भाई डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन वो कैसे लिया जाएगा, ये उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, अब फिर अगला है, ये वेकेशन ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन हो गई थी, इसके बाद भी अगर आप पार्लियामेंट में बैठ रहे हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी के बारे में 104 के अंदर बात होगी। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन लीड्स टू पेनल्टी। अब तो हमें पता है जॉइंट सिटिंग 108 पे है, ये तो हमने याद ही कर रखा था। तो उससे पहले क्या होगा, जॉइंट सिटिंग से पहले कि बिल इंट्रोड्यूस भी तो करा जाएगा और उसे पास करने की कोशिश करी जाएगी, तभी तो जॉइंट इंट्रोड्यूस में आएगा। ठीक है, तो BJA आपको याद रखना है, बिल इंट्रोडक्शन एंड पासिंग, जो 107 के अंदर, फिर 107, 108 और असेंट दे दिया जाएगा। 111 के अंदर असेंट है, 111 के अंदर असेंट है। ठीक है, तो BJA आपको याद रहेगा, BJA। तो बिल इंट्रोडक्शन, फिर जॉइंट सिटिंग, फिर असेंट, BJA। ठीक है, तो ये 109 है, रिमेंबर असेंट है 111। अब जो है मनी देखते हैं। मनी बिल 109, 110 मनी बिल से रिलेटेड है। 110 वो बताता है, वो जो पैरामीटर्स है ना, कि जो ABCDEFG जो 7 पैरामीटर्स हैं, तो वो ये 110 आर्टिकल बताता है। 109 आर्टिकल मनी बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोसीजर बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 117 जो फाइनेंस बिल है, 117 आर्टिकल है। अब उसके बाद आपको AEAG याद रखना है। ठीक है, तो AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 पे, ये तो हमें याद ही रहता है। तो AEAG आप इससे याद रखो। AEAG क्या क्या सिस्टम है भैया। फिर अगला है 113 एस्टिमेट्स के बारे में। जो एस्टिमेट्स से रिलेटेड प्रोसीजर क्या होगा ना पार्लियामेंट में, वो 113 बताता है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल 114। फिर जो ग्रांट्स है वो 115, 116 के अंदर अलग अलग तरीके की ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। तो AEAG। ठीक है, फिर आखिरी है ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस, वो 123 आर्टिकल के अंदर है, ये तो हमें पता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रूल्स 3 RRR याद रखने हैं आपको। रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस। रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन याद करना, बीच में एक लैंग्वेज भी आएगा, जो लैंग्वेज पार्लियामेंट में बोली जाएगी ना। ठीक है, उसके बारे में। तो रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो रूल्स में क्या है भाई, रूल ऑफ प्रोसीजर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर फॉलो होगा उसके बारे में है। फिर अगला है रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशन बाय लॉ, जो फाइनेंशियल बिजनेस है ना पार्लियामेंट के, तो मतलब तो पार्लियामेंट उन्हें लॉज के थ्रू रेगुलेट कर सकती है। तो रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट पे है कि भाई वो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनका कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते, वो 21 के अंदर। और जो कोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई आप इंटरफेयर नहीं कर सकती पार्लियामेंट के बिजनेस में, वो 122 के अंदर। तो रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस। फिर लैंग्वेज, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो 120 के अंदर। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। हमने 79, 80, 81, 82, 83, 84 देखा था कि CCC RDQ।
तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की, फिर कॉम्पोजिशन राज्यसभा की, फिर कॉम्पोजिशन लोकसभा की। ठीक है, तो देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, जिसमें क्या एक प्रेसिडेंट होगा और 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके अंदर क्या होगा, 12 मेंबर होंगे, जो एग्जैक्ट 12 मेंबर, 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और नॉट मोर देन 238, मतलब लेस देन इक्वल टू 238 जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो स्टेट्स एंड यूटीज से आएंगे। अब अलोकेशन ऑफ द सीट्स जो राज्यसभा के अंदर है ना, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एंड यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू फिल करी जाएंगी इन अकॉर्डेंस विद जो 4th शेड्यूल के प्रोविजंस है ना। 4th शेड्यूल में ये बताया गया है कि किस स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीटें अलोकेट होंगी, तो उसके अकॉर्डेंस में तो ये भरी जाएंगी। ये कौन सा आर्टिकल है, ये है 80 का सेकेंड आर्टिकल, ठीक है, जो 4th शेड्यूल के लिंक करता है। फिर 80 का 3rd आर्टिकल क्या है, इन 12 मेंबर्स के बारे में बताता है। ये जो 12 मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद इन मेंबर्स को क्या स्पेशल नॉलेज होगी या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स। कौन कौन से मैटर, एक तो साइंस आर्ट्स, साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस या फिर सोशल साइंस, सोशल साइंस नहीं, सोशल सर्विस, साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट्स, लिटरेचर, इन 4 सब्जेक्ट के बारे में इन्हें नॉलेज होगी, स्पेशल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस होगा। अब उसके बाद ये 4th क्या है, जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उसके द्वारा ही वो चुने जाएंगे, किससे, PRSTV सिस्टम से, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब 5th पॉइंट क्या है, ये याद से ये 80 के में चल रहा है। 80 में सबसे सेकंड में हमने 238 मेंबर्स का देखा कि 4th शेड्यूल, और फिर 5th मेंबर का, फिर 12 मेंबर्स का देखा। 80 का जो 3rd पॉइंट है, 80 का 4th पॉइंट हमने PRSTV देखा। 80 का 5th पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी इन जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है वो चूज करे जाएंगे, जैसे कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा ना कि वो कैसे चूज करे जाने चाहिए, तो उस हिसाब से होगा। अब हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन, देख लिया कॉम्पोजिशन, देख लिया। अब कॉम्पोजिशन हम देखते हैं लोकसभा का। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर ये कहता है कि 530 मेंबर, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स होंगे जो चूजन डायरेक्टली बाय इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट्स, और फिर नॉट मोर देन 20 मेंबर्स जो कि यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे चूज। और वो मेंबर्स कैसे चूज किए जाएंगे, इन द मैनर एज स्टेट बाय लॉ प्रोवाइड्स। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स, और इसलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बना रखा है, यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल 1965 का जो एक्ट है, यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल 1965 का एक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो चीज़ कहती है ना, ये हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शन में, ये बात है प्रिंसिपल, ये जो 81 का सेकंड पॉइंट है, 81 का सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। ये जनरल प्रिंसिपल देता है, ठीक है, कि देयर शैल बी अलोकेटेड टू ईच स्टेट नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। वो कितनी स्टेट्स होंगी, जैसे हमने देखा था कि जो 80 आर्टिकल 80 के सेकंड में वो कह देता है 4th शेड्यूल में जितनी सीट होंगी, जैसे जैसे अलोकेशन होगी राज्यसभा में उसी हिसाब से अलोकेशन होगी। पर ये क्या कहता है 81 का सेकंड पॉइंट, कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अलोकेशन होंगी सीट्स की, सच दैट जो रेशियो नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, नंबर ऑफ सीट जो लोकसभा में अलोकेट करी जाएंगी एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, वो इन सो फार एज प्रैक्टिबल जो वो सेम होगी सभी स्टेट्स के लिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हर स्टेट जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंडर डिवाइड होगी, और जो एक टेरिटोरियल ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलोकेटेड टू इट सो फार एज प्रैक्टिकल सेम थ्रू आउट द स्टेट। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही सीट अलोकेट करी जाती है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इक्वल होती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो सब क्लॉज ए है ना, नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ पे जो जिन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है वो 60 लाख से ज़्यादा नहीं है ना, उसमें ऐसा ये वाला रूल्स अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, जो फर्स्ट वाला रूल है ना, तो वो अप्लाई नहीं होगा कि भाई स्टेट्स और पॉपुलेशन के बीच में उन्हें इतनी सीट अलोकेट करी जाएंगी, वैसा रूल अप्लाई नहीं होगा। पॉपुलेशन का मतलब क्या है इन जो ये आर्टिकल है 81 वाला, इसमें है कि जो पॉपुलेशन एज अस्क्राइब्ड, जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस है ना उसमें जो लिखी गई है वो पॉपुलेशन है। तो प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इस क्लॉज के अंदर जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस का है ना, शैल अंटिल जो 2026 के बाद के पहले सेंसस का फिगर नहीं आता है, उसको क्या माना जाएगा उस लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस को, पहले वाले क्लॉज के लिए जिसमें हम स्टेट्स के बीच में सीट्स डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यूपी को कितनी, पंजाब को कितनी, ऐसे। तो उसके लिए तो 1971 का सेंसस चलेगा। और दूसरा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के में लगभग इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके लिए 2001 का सेंसस चलेगा। ठीक है, अब रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस जो हमने देखा था ना, CCCRDQ, तो अब रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, जैसे ही सेंसस कंप्लीट होता है, अलोकेशन ऑफ द सीट्स जो लोकसभा है ना उसके अंदर टू द स्टेट्स एंड डिवीजन उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो रीएडजस्ट करी जानी चाहिए बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर, जैसे पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमिन करेगी ना, इसलिए जैसे पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट बनाती है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट not affect representation until the dissolution of the then existing house, वो existing house पे impact नहीं पड़ेगा। Provided further that such readjustment shall take effect from the date the president may by order specify, and until such readjustment effect में आती है ना, any election to the house वो उसी ऑन द बेसिस ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रीएडजस्टमेंट से पहले ऐसे है, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर देगा, और सच वो जो उसकी फाइंडिंग्स है वो फोर्स में तभी आएंगी जब प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देख लेते हैं। अब जो 42nd अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसने नंबर ऑफ द सीट्स जो लोकसभा के बीच में होंगी उसे फ्रीज कर दिया कि भाई यूपी को अब इतनी ही सीट रहेंगी, वो 1971 से सेम चली आ रही है। 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2001 में हुआ, उसमें भी बोला 1971 वाला लेवल, 87th में भी बोला 1971 वाला लेवल। तो ये सीट रीएडजस्ट हुई नहीं है 1976 से बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में जो है उसके बीच में वो हुई है, एडजस्टमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला भाई 1971 लेवल पे फ्रीज रहेंगी। ठीक है, फिर 87th में, 84th में बोला कि भाई 1991 लेवल पे रहेगी। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में, तो 2001 लेवल पे फिक्स रहेंगी। ठीक है, तो 2001 के बाद से अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज ही नहीं है, भले कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन चेंज हो गई हो। ठीक है, तो अब देखते हैं अलोकेशन प्रोवाइडेड दैट अंटिल द रिलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस 2026 के बाद पब्लिश होते हैं, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट अलोकेशन ऑफ द सीट्स, ठीक है, टू द स्टेट्स एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 लेवल, एंड डिवीजन ऑफ द सीट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज मे बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 का सेंसस पे। ठीक है, अब हमने RDQ, फिर अगला आता है ड्यूरेशन जो पार्लियामेंट के हाउस की क्या होगी। तो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं अपना राज्यसभा, देन लोकसभा, क्योंकि अपर हाउस लोअर हाउस। तो अपर हाउस के अंदर नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होता इसका, बट 1/3 ऑफ द मेंबर जो है वो रिटायर कर जाएंगे ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस जो पार्लियामेंट ने बाय लॉ प्रोवाइड करे हैं ना, तो उनसे वो हो जाएगा। फिर दूसरा है लोअर हाउस जो है शेल कंटिन्यू फॉर 5 years। लोअर हाउस अनलेस डिजॉल्व अर्लियर वो कंटिन्यू करेगा 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट दिन जो वो मीट करे थे। ठीक है, एंड नो लॉन्गर, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 year शेल ऑपरेट, जैसे 5 ईयर खत्म होते हैं ना, वो एज अ डेडलाइन होगी डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगी। एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड शैल ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। ठीक है, अब जो सेड पीरियड होगा जब प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन है,
वो एक्सटेंड करा जा सकता है, मे बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, उसको एक्सपेंड कर सकता है। तो आरडीक्यू में ड्यूरेशन दिया है, ड्यूरेशन में ये भी बोला है प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी के दौरान, इमरजेंसी के दौरान वो 1 साल से एक्सटेंड कर सकता है। एट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको ये आर डी क्यू याद रखना पड़ेगा। 79, 80, 81, फिर 82, 83 में ड्यूरेशन बताता है। फिर क्यू से क्वालिफिकेशन बताएगा 84th के अंदर। 84th के अंदर क्वालिफिकेशन, 102 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन। तो डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फॉर बीइंग, या फिर बनने के लिए या फिर रहने के लिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या है मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट के लिए 84th में? वो कहता है कि अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन पार्लियामेंट का मेंबर अनलेस, कौन कौन सी कंडीशन उसे मस्ट फुलफिल करनी है कि एक तो वो सिटीजन होना चाहिए और उसको एक ओथ सब्सक्राइब करी होनी चाहिए, जो आर्टिकल 99 के अंदर बोल रहा है ना, मतलब नहीं, हाँ, आर्टिकल 99 अलग है। तो 84th के अंदर उसे एक सिटीजन होना चाहिए एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो ओथ 3rd शेड्यूल में लिखी है ना, वो ओथ उसे सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, वो सिटीजन होना पड़ेगा। फिर दूसरा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के लिए उसकी एज नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और हाउस ऑफ द पीपल के लिए नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, सी क्या है 84th का सी, कि पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब करेगी ना, तो वो उसके पास होनी चाहिए। फिर अगला है, हमने देख लिया CCC RDQ, फिर हम देखते हैं SPD ऑफ असम। ठीक है, SPD ऑफ असम में ये कुछ पावर्स हैं जो 85, 86, 87 जो आर्टिकल्स हैं उसमें प्रेसिडेंट को दी गई है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट SPD, समन, प्रोरोग एंड डिसोल्यूशन। जो प्रेसिडेंट होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम वो समन करेगा ईच हाउस एट सच इंटरवल एंड प्लेस जो उसको सही लगेगा ना, बट 6 मंथ शेल नॉट इंटरवीन, उस टाइम के बीच में ना, समन करने के बीच में। लास्ट सेट जो लास्ट सिटिंग है उसका, मतलब जो प्रीवियस सेशन है उसकी लास्ट सिटिंग और जो नया वाला सेशन है उसकी फर्स्ट सिटिंग, उसके बीच में। दूसरा है द प्रेसिडेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और हाउस और ईदर हाउस, और बी है कि डिसॉल्व कर सकता है वो हाउस ऑफ द पीपल को। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है हाउस ऑफ द पीपल के लिए, ये पावर यहीं से आ रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पे ही करेगा, पर उसके पास वो पावर है SPD, समन, प्रोरोग, डिसॉल्व। तो जब भी तुम डिसॉल्व लिखोगे तो हम लिख सकते हैं कि भाई उसको 85th 86th उसके अंदर पावर है। ठीक है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स करनी है, ठीक है, वो इन्फोर्स ऐसी ही करी जा सकती है कि डिसॉल्व करने की पावर भी है। तो वो कहाँ से आ रही है? 86th जो आर्टिकल है और 86B से आ रही है वो पावर। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने की। अब है 86 के अंदर राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। वो एड्रेस कर सकता है इधर हाउस को या दोनों हाउस को टुगेदर, या फिर एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, 86 का पहला कि भाई आपको आना है, कि ऐसा नहीं हम नहीं आ रहे, ऐसा नहीं कह सकते। फिर 86 का सेकंड क्या है कि प्रेसिडेंट अगर वो एड्रेस ना कर रहा हो डायरेक्टली, वो मैसेज सेंड कर सकता है टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वेदर किसी भी बिल के रिस्पेक्ट में जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है और अदरवाइज। ठीक है, अब फिर 87 है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। मतलब 2 पॉइंट है इसके अंदर, स्पेशल एड्रेस 2 बार वो करता है। ठीक है, कब कब कर सकता है? एट द कमेंसमेंट, जो पहला सेशन होगा ना जनरल इलेक्शन के बाद का, टू द हाउस ऑफ द पीपल, एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शेल एड्रेस बोथ हाउस असेंबल टुगेदर। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना, माइन्यूट सा डिफरेंस है बहुत, कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल सेशन वो केवल हाउस ऑफ द पीपल को एड्रेस करेगा, बट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर दो प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, जो साल का पहला सेशन होगा, बोथ हाउसेस टुगेदर वो उनको एड्रेस करेगा। ठीक है, एंड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट समन। फिर सेकंड है जो प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग
द प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस फॉर अलॉटमेंट ऑफ द टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इन सच एड्रेस। कि भाई जो पार्लियामेंट ने अपने स्पेशल एड्रेस में बोला है ना, तो रूल्स ये बनाने पड़ेंगे। प्रोविजन शैल बी मेड बाय रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ ईच हाउस, ताकि वो टाइम अलॉट करे कि उस पर डिस्कशन करा जा सके। ठीक है। अब फिर 88 क्या है, 88 और 105 हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो हमने देखा था राइट RMG, राइट ऑफ एम मैग, राइट ऑफ मैग देखा था हमने। फिर हमने PPI देखा था कि पावर प्रिविलेजेस एंड आई से क्या था, पावर प्रिविलेजेस एंड, एक मिनट, हमने देखा था राइट्स ऑफ द मैग एंड PPI, पावर प्रिविलेजेस एंड आई ऑफ हाउसेज मेंबर्स एंड कमिटीज। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो राइट ऑफ द मैग क्या है इसमें, कि राइट टू स्पीक इन, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस। ठीक है। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच दे हैव बीन नेम्ड एज अ मेंबर। बट जो ये मियर आर्टिकल है ये उन्हें इंटाइटल नहीं कर देता कि वोट करने के लिए भी। ठीक है। तो हमने 79 देख चुका था, अब हम 89 देख रहे हैं। 89 क्या है, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में है। तो 89 और 93, 89 चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में है, 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में है। ठीक है। फिर देखते हैं तो जो द क्या है, पहला क्या है 89 1 क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। जो अभी धनखड़ जी है ना झुंझुनू के, तो वो। फिर जो सेकंड है, द काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल एज सून एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी डिप्टी चेयरमैन। एज सून एज मे बी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, टू बी द डिप्टी चेयरमैन एंड देयर ऑफ and often and so often as the office of the deputy chairman become vacant, choose another member as deputy chairman। ये किसे चूज करना है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को ही चूज करना है डिप्टी चेयरमैन। फिर अगला है जो रिमूवल होता है ना, फिर रिमूवल पावर और फिर यहाँ पे रिजोल्यूशन। ठीक है। रिमूवल एक्टिंग रार हमने देखा था ना, रिमूवल हो जाता है, फिर एक्टिंग चेयरमैन हमें बनाना पड़ जाता है, और फिर रिजोल्यूशन आता था, तो रार हमने देखा था। तो वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो वेकेट कर ऐसे पर्सन सेल वेकेट कब, अगर वो एक मेंबर ही काउंसिल का मेंबर होना बंद हो जाए ना, तो वो वेकेट करेगा। एंड मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन, वो रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से। और या फिर हाउस के द्वारा ये रिमूव करा जा सकता है मेजॉरिटी 2.0 के द्वारा। मेजॉरिटी 2.0 मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, उनके द्वारा वो रिमूव भी करा जा सकता है। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन फॉर द क्लॉज फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज C शैल बी मेड अनलेस एटलीस्ट 40 दिन का समय दिया जा सके। फिर अगला है 91 क्या है, पावर्स ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द हाउस ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। या तो ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन परफॉर्म करो और टू एक्ट एज चेयरमैन। ठीक है। वाइल द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, जब ऑफिस ऑफ द चेयरमैन अगर वैकेंट है, और ड्यूरिंग एनी पीरियड जब व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑफिस ऑफ द चेयरमैन वैकेंट है, तो उन दोनों ही केस में जो ड्यूटी ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय डिप्टी चेयरमैन। या फिर अगर डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस भी वैकेंट है, कोई भी अदर मेंबर जो काउंसिल ऑफ द कोई भी अदर मेंबर जो राज्यसभा का, जिसको प्रेसिडेंट में अपॉइंट। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई उसे हाउस अपॉइंट नहीं करेगा, उसे अपॉइंट करेगा कि अगर जो प्रेसिडेंट है, और अगर मान लो जो प्रेसिडेंट है नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह एक्ट कर रहा है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा होगा, कौन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है। और अगर तो ठीक है, तो मतलब इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय
कि भाई कौन एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। फिर दूसरा है कि अगर एब्सेंस का बात है, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, तो हमने पहले में देख लिया कि भाई या तो वो वैकेंट ही है चेयरमैन की पोस्ट, या फिर वो एज एन एक्ट कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है। बट अगर एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द काउंसिल, द डिप्टी चेयरमैन, या फिर ये बस वो एब्सेंट है सिटिंग से ना, तो डिप्टी चेयरमैन, और इफ वो भी एब्सेंट है, सच अदर पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय द रूल्स ऑफ द जो आरओपी है ना, जो राज्यसभा की आरओपी है उसके थ्रू, कोई भी अदर पर्सन जो आरओपी के थ्रू डिटरमिन करा जाएगा। या फिर, और ये आपको याद रखना है, 3-4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट है यहाँ पे। या तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, यहाँ अगर वो वैकेंट है ऑफिस, ठीक है, या फिर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। पर अगर वो एब्सेंस है और तो उस केस में, और डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, उस केस में जो भी अदर पर्सन जो आरओपी ऑफ राज्यसभा है उसके अकॉर्डिंग डिटरमिन होगा। और इफ नो सच पर्सन, जो आरओपी के थ्रू होना चाहिए ना, जो एक्ट करे चेयरमैन की तरह, वो कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है, सच अदर पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय द काउंसिल शैल एक्ट एज द चेयरमैन। ठीक है। फिर अगला है 92, कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है ना, वो नॉट टू प्रोसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन, तो हमने देखा था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन फ्रॉम फॉर हिज काउंसिल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अब जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, शैल नॉट प्रिसाइड, दोनों ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन शैल नॉट प्रिसाइड, शैल नॉट, दो ही इज प्रेजेंट, प्रिसाइड, शैल नॉट प्रिसाइड, वो प्रेजेंट हो सकता है पर प्रिसाइड नहीं करेगा, एंड अ प्रोविजन ऑफ द 91(2), ठीक है, कि एज इफ वो एबसेंट ही है वो, ठीक है, shall apply in relation to every such sitting as they apply in the relation to a sitting जब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन एबसेंट है। ठीक है, वो जो 91 का 2 है, एज इफ दे आर एबसेंट इन द जो हाउस है, वो वाली चीज़ कायदा कानून लागू होगा। ठीक है, वो प्रेजेंट हो सकते हैं बट वो एज एन एबसेंट देखे जाएंगे। ठीक है, शैल नॉट प्रिसाइड। फिर डिप्टी चेयरमैन नॉट हैव सच पावर, कौन सी, चेयरमैन के पास कौन सी पावर है, चेयरमैन के पास राइट टू स्पीक, शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, मतलब उसके पास राइट टू स्पीक, बोलने का राइट है, और अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का अगर अंडर कंसिडरेशन है ना काउंसिल की, तब भी। बट आर्टिकल 100 में कुछ भी कहा गया हो, shall not be entitled to vote at all on such resolution or any other matter during such proceeding, उस रिजोल्यूशन पे वो वोट कर ही नहीं सकता। डिप्टी, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन के बारे में तो ये बोला ही नहीं किया, ये ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई डिप्टी चेयरमैन के बारे में कि उसके पास राइट टू स्पीक होगा और अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग वाइल एनी रेजोल्यूशन उसके रिमूवल को लेके अंडर कंसिडरेशन हो। ठीक है, बट चेयरमैन भी शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट। भैया एक तो चेयरमैन मेंबर नहीं है हाउस का, उसको वैसी वोट सिर्फ कास्टिंग वोट करने को मिलती है। फिर ऊपर से इस केस में तो उसका रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल के केस में वो इंटाइटल टू वोट है ही नहीं ऐसे किसी रेजोल्यूशन पे या किसी भी और मैटर पे जो उस प्रोसीडिंग के द्वारा अंडरटेक करा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। अब जो 93 के अंदर क्या कहता है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, 89 देखा था हमने, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, और यहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर। तो हाउस ऑफ द पीपल एज सून एज मे बी, वो 2 मेंबर अपने हाउस को चूज करेगा एज एस एंड डी एस, एंड सो ऑफन एज द ऑफिस बिकेम वेकेंट द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर। 93 हो गया ये। फिर 94 है, रार के बारे में बात करेंगे हम, रिमूवल, फिर रिमूवल एक्टिंग एंड रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल। तो रिमूवल, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस कि भाई मेंबर नहीं रहा,
या फिर किसी भी टाइम इन राइटिंग वो लिख के दे सकता है कि भाई टू द स्पीकर वो कह सकता है कि भाई मेरे को तो रिज़ाइन करना है। ठीक है। अब जो इफ सच मेंबर इज द स्पीकर टू द डिप्टी स्पीकर, मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लिख के दे देगा या डिप्टी स्पीकर स्पीकर को लिख के दे देगा कि भाई मेरे को तो रिजाइन करना है। ठीक है। और या फिर तीसरा है मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस बाय अ रिजोल्यूशन। कौन सी मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब मेजोरिटी 2.0 से वो उसको हटा सकते हैं। ठीक है। पर कोई भी जो ऐसा रिजोल्यूशन है ना जो इसके अंदर आएगा, क्लॉज सी, जो रिमूवल से रिलेटेड है, वो तब तक मूव नहीं करा जा सकता अनलेस 14 डेज का एक नोटिस सर्व कर दिया गया। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर डेट वेन एवर जो हाउस ऑफ द पीपल है वो डिसॉल्व होगा, जो स्पीकर है शेल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीजिएटली। मतलब देखो, जो हाउस ऑफ द पीपल है वो टाइम अपना ड्यूरेशन खत्म होने पे के साथ ही वो उसको डिसॉल्व मान लिया जाता है। किस आर्टिकल अंडर के बोला है, RDQ। ठीक है। डी से ड्यूरेशन होता है, तो CCC RDQ। तो CCC RDQ क्या है, 79, 80, 81, 82, 83। तो 83 आर्टिकल के अंदर ये बोल रखा है। पर जो ये रेजिग्नेशन है वे के, तो SDS 93, 94 के अंदर ये बोल रखा है कि भाई हाउस ऑफ द पीपल इज डिसॉल्व, स्पीकर नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। ठीक है। अब हम 95th आर्टिकल देखते हैं। पर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और कोई भी अदर पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है ना ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर या एक्टिंग स्पीकर की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो उसकी पावर्स क्या होंगी। तो वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर वैकेंट है, ड्यूटीज जो परफॉर्म करी जाएंगी डिप्टी स्पीकर या कोई और अदर पर्सन, अगर डिप्टी स्पीकर का ऑफिस भी वैकेंट है ना, तो कौन अदर पर्सन जो सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ना, सिमिलरली जैसे कि अपना राज्यसभा के अंदर हो रहा था, अगर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर्स, जिसमें जो डिप्टी स्पीकर है वो भी एब्सेंट है, तो कौन पर्सन एक्ट करेगा एज जो स्पीकर की तरह कौन एक्ट करेगा, वो डिटरमिन करा जाएगा जो ROP है ऑफ द जो लोकसभा है। और इफ नो सच पर्सन इज द प्रेसिडेंट, वो डिटरमिन करा जाएगा बाय द हाउस इटसेल्फ। फिर 96 वाला कहता है कि RAR देख लिया हमने देख लिया, रिमूवल देख लिया, एक्टिंग देख लिया, अब हम रिजोल्यूशन देखते हैं, मतलब रिमूवल का रिजोल्यूशन। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रोसाइड वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। इसका पहला पॉइंट ये है, वाइल एनी सच रिजोल्यूशन, वो रिमूवल का वो कंसिडरेशन में है, तो जो डिप्टी स्पीकर है शैल नॉट, दो ही इज प्रेजेंट, द स्पीकर, मतलब अगर कोई रिमूवल का है तो द स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का है तो द डिप्टी स्पीकर शेल नॉट दो ही इज प्रेजेंट प्रिसाइड, प्रेजेंट हो सकता है पर प्रिसाइड नहीं करेगा। एंड द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज 95 का जो सेकंड है ना, कि एज इफ दे आर एब्सेंट शेल अप्लाई। ठीक है। फिर दूसरा है कि भाई जो स्पीकर है शेल हैव द राइट टू स्पीक। ठीक है। इसमें भी डिप्टी स्पीकर नॉट हैव सच राइट। ठीक है। इसमें भी डिप्टी स्पीकर, वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन के पास ऐसा कोई राइट नहीं था, यहाँ डिप्टी स्पीकर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। ठीक है। तो स्पीकर शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल while any resolution for his removal from office is under consideration in the house and shall not withstand in anything in article 100। कुछ भी दे रखा आर्टिकल 100 में, entitled to vote, पर वो वोट नहीं कर पाएगा। ठीक है। बी इंटाइटल टू वोट, मतलब वो वोट कर पाएगा। आर्टिकल 100 में दे रखा है स्पीकर कास्टिंग वोट करेगा बस, बट यहाँ पे क्या वो वोट कर पाएगा। दिस इज अनलाइक चेयरमैन जो कि नॉट एंटाइटल टू वोट एट ऑल ओवर सच रिजोल्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 100 में कुछ भी दे रखा है, चेयरमैन कभी इंटाइटल्ड है ही नहीं वोट करने के लिए ऑन सच रिजोल्यूशन और एनी मैटर। बट यहाँ पे स्पीकर जो है इंटाइटल टू वोट है, बट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जैसे आर्टिकल 100 में कह रखा था कास्टिंग वोट है, बट यहाँ पे उसके बाद फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट है। ठीक है। ऑन सच रिजोल्यूशन और एनी अदर मैटर ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग। बट अगर इक्वालिटी ऑफ द वोट्स में, तो इक्वालिटी ऑफ द वोट्स हो गई तो उसकी वोट मायने नहीं करेगी। ठीक है। तो ये खासा अंतर है
चेयरमैन वोट कर ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल इंटाइटल्ड। जो स्पीकर है वो इंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये याद रखना है। तो फिर आता है जो एसएस आता है 97 98, सैलरी और सेक्रेटरीट के बारे में बात होगी। सैलरीज किस किस की, जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, ये सब डिटरमीन करी जाएंगी एज मे बी रिस्पेक्टिवली फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अनटिल प्रोविजन वो बनाए जाते हैं ना पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक जो सैलरी एंड अलाउंसेस होगी वो वही होगी जो सेकंड शेड्यूल डिटरमीन करेगा, ठीक है। फिर 98 सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ, बट इस 98(1) प्रिवेंट नहीं करेगा उसे कि कोई भी कॉमन पोस्ट फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बनाई जाए, वो उसे प्रिवेंट नहीं करता ये, ठीक है, बट उनका अपना सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होगा। 98(2) कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ इधर हाउस का। फिर 98(3) कहता है कि अनटिल प्रोविजन इज मेड बाय द पार्लियामेंट, जो क्लॉज 2 के अंदर ना, प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर और द चेयरमैन मेक रूल्स जो रेगुलेट करेगा रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ना, एंड एनी लॉ रूल्स सो मेड, वो सब्जेक्ट होंगे, अगर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बना देता है तो वो उस पर सब्जेक्टेड टू दैट लॉ, ठीक है। फिर अब आ जाता है 9900 कि 99% नहीं 100% ओथ लेके कहो कि वोट मुझे ही करोगे, तो 99 पे ओथ हो गई। तो एवरी मेंबर जो इधर हाउस होगा ना, मतलब सभी एमपी बिफोर टेकिंग हिज सीट वो सब्सक्राइब करेंगे बिफोर द प्रेसिडेंट और कोई भी आदमी जो उसने बोल रखा होगा ना ऑन बिहाफ ऑफ हिम, एंड ओथ और अफर्मेशन जो थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ मेंशन करी गई है ना वो वाली। फिर जो 100 है कि क्या है कि भाई वोटिंग इन द हाउस जो होगी, पावर ऑफ द हाउसेस टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, उससे रिलेटेड है। सेफ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी क्वेश्चन एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग वो डिटरमिन होगा मेजोरिटी ऑफ द वोट से, ठीक है, मतलब मेजोरिटी 1.0 जो है ना, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अदर देन द स्पीकर और द पर्सन एक्टिंग एज चेयरमैन और द स्पीकर, ठीक है। तो जो पर्सन स्पीकर और चेयरमैन है या उनकी तरह एक्ट कर रहा है उनकी वोट नहीं देखी जाएगी। द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वो केवल कास्टिंग वोट ही डाल पाएंगे इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स। कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट का है 100 के 1 में ही कास्टिंग वोट का कंसेप्ट है। 100 का 2 क्या कहता है कि ईदर हाउस जो उसमें पावर टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग कोई भी वैकेंसी हो ना मेंबरशिप के अंदर, एंड एनी प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट की है शैल बी वैलिड नॉट विथस्टैंडिंग की, मतलब जो भी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की होगी वो वैलिड होगी, चाहे बाद में ये डिस्कवर भी हो जाए कि कोई जो आदमी उस पर बैठा था पार्लियामेंट के अंदर वो नॉट इंटाइटल्ड टू वोट था बट वो फिर भी बैठ गया, ठीक है, और प्रोसीडिंग में पार्ट ले लिया, ठीक है। फिर थर्ड का ऑप्शन क्या है, अनटिल पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड, जो कॉरम है टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस वो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस है। फिर 100 का 4 क्या है, इफ एट एनी मीटिंग ड्यूरिंग इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस देयर इज अ कोरम, it shall be the duty of the chairman or speaker or a person acting as such either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum। तो 100 का 4 कोरम के बारे में, 100 का 3 क्या, कोरम बताता है कि 1/10 है। 100 का 4 बताता है कि जब तक कोरम मीट नहीं होगा तो हाउस को अर्जन या सस्पेंड करा जाना चाहिए, ठीक है। फिर अब बात आ जाती है वेकेशन ऑफ द सीट्स की लेके, मतलब जो सीट्स को की वेकेशन है, ठीक है, सीट्स की वेकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वेकेशन हो गई है बिकॉज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन, तो वेकेशन ऑफ द सीट्स के बारे में देखते हैं। नो मेंबर मतलब कोई भी एमपी ऑफ ईदर हाउस, ठीक है,
एंड प्रोविजन नो मेंबर शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों हाउस का मेंबर नहीं। एंड प्रोविजन पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोविजन बनाएगी ताकि फॉर अ वेकेशन ऑफ बाय अ पर्सन हु इज चूजन एज मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, वो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी। फिर सेकंड है कि नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ, कि पार्लियामेंट का भी मेंबर हो, ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगर एक बंदा ऐसा चूजन हो गया टू मेंबर ऑफ द बोथ, देन एट द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड, जो प्रेसिडेंट बाय रूल, वहाँ पे पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड कर रही थी अगर वो पार्लियामेंट के ही दो हाउस का मेंबर हो गया, पर अगर वो एक पार्लियामेंट का है दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर का है, तो प्रेसिडेंट बाय रूल जो है वो एक पीरियड डिसाइड करेगा, जिस पीरियड के बाद जो पर्सन की जो सीट है पार्लियामेंट में वो वेकेंट मान ली जाएगी अगर वो रिजाइन नहीं करता है स्टेट लेजिस्लेचर से। वो पीरियड कितना होगा वो प्रेसिडेंट बाय रूल बताएगा, ये याद रखना है। ये पार्लियामेंट बाय लॉ, यहाँ प्रेसिडेंट बाय रूल। इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, या तो क्लॉज 1 के अंदर या क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है, किसी भी क्लॉज के अंदर वो सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर सेकंड, या वो रिजाइन कर देता है बाय राइटिंग टू द चेयरमैन और द स्पीकर एंड हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन और द स्पीकर एज द केस में बी, तो उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, सीट वेकेंट हो जाएगी उसकी, प्रोवाइडेड इन एनी केस, जो अगर वो रेजिग्नेशन चेयरमैन और स्पीकर ये सेटिस्फाइड है ना, आफ्टर कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली या इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, या फिर कोई भी इंक्वायरी कराने के बाद उन्हें ही थिंक्स फिट एंड सेटिस्फाइड कि जो रेजिग्नेशन है इज़ नॉट वॉलेंट्री और जेन्युइन, ही शैल नॉट एक्सेप्ट सच रेजिग्नेशन, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना वो। इफ और फिर चौथा है कि अगर 60 डेज से ज़्यादा कोई मेंबर विदाउट परमिशन एब्सेंट है फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स, तो हाउस उसे डिक्लेयर कर सकता है, उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है। 60 डेज काउंट करने के लिए वो कोई भी दिन काउंट नहीं होगा जब हाउस एडजर्न या प्रोरोक्ड है। हाउस जो है उसकी हाउस एडजर्न, प्रोरोक्ड और एडजर्न फॉर मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज, वो टाइम पीरियड नहीं काउंट होगा 6 मंथ के अंदर। ठीक है, फिर 102 के अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप के बारे में बात होगी कि जो पर्सन है शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन और फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। किस लिए? अगर वो कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट होल्ड कर रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर, अदर देन जो ऑफिस जो डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालिफाइड होल्डर, ऐसा नहीं है, तो वो अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो फ्रॉम बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग वो डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। फिर अगला है यूयूसी, यूसीसी नहीं यूयूसी, मतलब ही इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कंप्यूटेंट कोर्ट, या इफ इज अ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर अगला है कि इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या उसने वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलीजेंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, तो इन सभी केस में, इस यूयूसी के केस में वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर ही डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तब भी एक पर्सन जो है नॉट बी डीम टू होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में बाय रीजन कि वो मिनिस्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डुअल मेंबरशिप है ना, कि डुअल मेंबरशिप मतलब एक बंदा जो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होगा वही बंदा गवर्नमेंट का भी पार्ट होगा, तो मिनिस्टर होने से ही वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है बस। फिर अगला है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर, ये 100 का 2 है, 100 का 1 हमने देख लिया, 100 का 2 अपना उसके ऊपर है कि जो 10th शेड्यूल में प्रोविजंस है ना कि वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी चला जाए, ऐसे वाला। तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन for being a member, disqualified for being a member of either house of the parliament if he is so disqualified under the 10th शेड्यूल, अगर वो कर दिया गया। ठीक है, अब अगला है 100 ठीक है, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है ना मेंबर के, एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो 100 to 1 में है, मतलब ये वाली चीज़ में है डिस्क्वालिफिकेशन, तो
द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन। प्रेसिडेंट इस पे डिसीजन लेगा जिसका डिसीजन फाइनल है, बट जो डिसीजन प्रेसिडेंट लेगा वो बिफोर गिविंग डिसीजन प्रेसिडेंट को अब ओपिनियन ऑब्टेन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एंड शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन, टू सच ओपिनियन। ठीक है। अब फिर अगला आता है कि जो पेनल्टी फॉर 104 के अंदर क्या है, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर द आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। अगर वो फिर भी बैठता है वोट करता है तो उस केस में उस पर पेनल्टी लगेगी। कितनी? 500 रुपये टू बी डिस्कवर्ड एज अ डेप्ट टू द यूनियन। मतलब मान लो कर्जा ले रखा उसने यूनियन से, ऐसे उसको 500 रुपये यूनियन पर सिटिंग ईच डे का उस पर लगेगा। ठीक है। तो इफ अ पर्सन सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर बिफोर, जो कंपाइल्ड विद द आर्टिकल 99 ओथ वाला से रिलेटेड, और he is not qualified or is disqualified for membership, therefore or that he is prohibited by provisions of any law made by the parliament, he shall be liable to a penalty of 500 rupees। ठीक है। अब देख लेते हैं पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, पीपीआई ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। हमने देखा था पहले कौन सा आर्टिकल, ये 88 आर्टिकल हमने देखा था। ठीक है। जिसमें हम राइट ऑफ मैक के बारे में बात करते थे, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते थे। यहाँ पीपीआई पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज हम बात करते हैं पार्लियामेंट, इट्स हाउसेज एंड इट्स मेंबर्स कमिटीज, उनके बारे में। तो 105 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, जो रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो रेगुलेट कर रहे हैं ना प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द, मतलब सब्जेक्ट टू दीज रूल्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन द पार्लियामेंट। तो इन रूल्स में क्या लिखा है कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बोले जाएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है। तो वो सब, no member of parliament shall be liable to any proceeding in any court with respect to जो भी anything said or any vote given by the member in the parliament or any committee therefore, and no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of, ठीक है, either house of parliament of any report, paper, vote or proceeding। तो दो चीज़ें हैं 105(2) के अंदर, एक तो कोई भी मेंबर लाइबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में, फिर दूसरा है कि कोई भी पर्सन लाइबल नहीं है, शैल बी, नो पर्सन शैल बी सो लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ईदर हाउस। कोई अगर किसी पर्सन ने कुछ पब्लिश करा है बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ईदर हाउस ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट और प्रोसीडिंग, तो वो लाइबल नहीं है उसके लिए। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कोई। फिर 105 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो पीपीआई है ना, ईच हाउसेज एंड ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटीज ऑफ ईच हाउस शैल बी डिफाइंड बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ डिफाइन करेगा, एंड अंटिल सो डिफाइंड शैल बी दूस, जो इमीडिएटली बिफोर थी ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। तो जो पीपीआई ऑफ ईच हाउसेज, मेंबर्स, कमिटीज जो पहले थी, जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड नहीं करता था, तो वही चलेंगी प्रिविलेजेस हमारी सारी। फिर 105 का 4 क्या कहता है कि जो क्लॉजेज इन 1, 2, 3 है ना, शेल अप्लाई इन रिलेशन टू द मेंबर्स, टू द पर्सन, केवल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, टू द पर्सन हु बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास, जिनके पास राइट टू स्पीक इन है एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, किसी भी हाउस का और उनकी कोई भी कमिटी देयर ऑफ का, तो उनके पास भी ये वाले तीनों राइट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। 105 का थर्ड ये कहता है। तो आर्टिकल 105 अप्लाइज टू मिनिस्टर एंड एजी एज वेल। ठीक है। एजीआई आर्टिकल 88 के अंदर जो है ना, जिनको अपना राइट्स दिए गए हैं, राइट टू मैग, तो उनके पास ये पीपीआई भी है, राइट्स हैं तो पीपीआई है। अब 106 सैलरीज एंड अलाइंसेज ऑफ द मेंबर्स ईदर हाउस के जो है वो ऐसी सैलरीज एंड अलाउंसेस के लिए इंटाइटल्ड है जो पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमिन कर रही है ना, एंड अंटिल प्रोविजन सो मेड अलाउंसेस एट सच रेट एंड एट सच कंडीशन, जो इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उससे पहले थी ना, तो वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगी। अब
हम लेजिस्लेटिव पावर का देख लेते हैं। तो जो 107 आर्टिकल है, हमने देखा है कि 109 आर्टिकल हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो 109 किस लिए, 108 जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है। तो जॉइंट सिटिंग कराने से पहले बिल इंट्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा ताकि विवाद हो, ताकि जॉइंट सिटिंग हो, ठीक है। तो प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल 107 के अंदर है। सब्जेक्ट टू 109 117, मतलब सब्जेक्ट टू ये जो फाइनेंस बिल है ना, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो सब्जेक्ट टू इनके प्रोविजंस में, विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स, अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो किसी भी हाउस में पार्लियामेंट में आ सकता है। तो देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी फिर किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बस इन बिल्स पे एक्सेप्शन है। Subject to Article 108 and 109, a bill not be deemed passed by the House unless it agreed by both the houses, ठीक है। 108 मतलब जॉइंट सिटिंग के बारे में जो बात करता है, और 100 मतलब जो 109 मतलब जो मनी बिल के बारे में बात करता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू 108 एंड 109, अ बिल नॉट बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस एग्रीड बाय बोथ द हाउसेज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी आपको दोनों हाउस की रजामंदी चाहिए, ठीक है। ईदर विदाउट अमेंडमेंट और विद सच अमेंडमेंट ओनली एज आर एग्रीड बाय बोथ हाउसेस। फिर 107 का थर्ड क्या कहता है कि अब ये 107 का जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ये बिल लैप्स होने के ऊपर है, ठीक है। तो जो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, नॉट लैप्स बाय द रीजन कि जो हाउसेस प्रोरोग हो गए, उस रीजन से वो नहीं लैप्स होगा भाई कि हाउस प्रोरोग हो गए। पर अब बिल अगर पेंडिंग है राज्यसभा के अंदर और वो लोकसभा के अंदर पास नहीं हुआ है, वो लैप्स नहीं करेगा कि अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया। ऑफ कोर्स कि जब लोकसभा में अभी वो बिल पास ही नहीं हुआ है, वो है ही राज्यसभा के अंदर, तो लोकसभा में डिसॉल्व होने से फर्क क्या पड़ता है। अब फिर 107 का फिफ्थ है कि जो बिल पेंडिंग है लोकसभा के अंदर और विच हैज बीन पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ द पीपल एंड इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, मतलब किसी भी एक हाउस से पास हो गया, दूसरा हाउस में पेंडिंग है, शेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द, मतलब अगर किसी भी एक हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस में वो पेंडिंग है, तो वो बिल डिसॉल्व हो जाएगा जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी, ठीक है। बस ये है कि वो आर्टिकल 108 के अंदर उस पर जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट ने नोटिस ना कर दिया उसके ऊपर। तो 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, इसका 101 क्या है, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, जो बिल है वो रिजेक्ट हो गया अदर हाउस के द्वारा, या फिर जो हाउसेज है वो हैव फाइनली एग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, और 6 मंथ लैप्स हो चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल, बट जो दूसरा हाउस है वो विदाउट द बिल बीइंग पास्ड वो उसे रखे बैठा है बस। प्रेसिडेंट में अनलेस द बिल हैज बीन लैप्स्ड बाय द रीजन ऑफ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, नोटिफाई कर सकता है कि टू द हाउस इज बाय मैसेज, जो उसके अंदर एसपीडी की पावर है ना उसके अंदर, तो वो मैसेज भेज सकता है, समन प्रोरोग डिसॉल्व की पावर है, फिर वो कैन सेंड मैसेज, ठीक है। तो और बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इफ देयर आर नॉट सिटिंग हिज इंटेंशन टू समन, ठीक है। नथिंग इन दिस क्लॉज वो मनी बिल के लिए अप्लाई नहीं करेगा, मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग कॉल नहीं हो सकती 109 आर्टिकल के अंदर जो मनी बिल है, ठीक है। तो फिर 108 का सेकंड देखो, फाइनेंस बिल पे कोई रोक टोक नहीं है, मनी बिल पे ही रोक टोक है बस। तो दूसरा क्या है कि जो इन रेकनिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एज इज रेफर टू इन द क्लॉज 1, नॉट अकाउंट कोई भी ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द हाउसेज इन द सब क्लॉज जो सी है, हाउस रेफर्ड टू इन द सब क्लॉज सी of that clause is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days, तो उसमें वो टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। when the president नोटिफाई कर देगा इतनी इंटेंशन, ठीक है, नीदर हाउस शैल प्रोसीड फर्दर विद द बिल, और जो प्रेसिडेंट है में किसी भी टाइम पे आफ्टर नोटिफिकेशन वो समन कर सकता है हाउसेस की जॉइंट मीटिंग,
अगर जॉइंट मीटिंग में जो बिल है विद सच अमेंडमेंट इफ एनी आर एज आर एग्रीड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एट जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस जो बिल है विद सच अमेंडमेंट इफ एनी एज आर एग्रीड टू इन जॉइंट सिटिंग is passed by a majority of the total number of members of both the houses present and voting, it shall be deemed to be for the purpose of the constitution कि दोनों हाउस ने पास कर दिया। ठीक है, अब ये पर जो अमेंडमेंट बिल विद सच अमेंडमेंट है, कैसे अमेंडमेंट हो सकते हैं जॉइंट सिटिंग के अंदर, बिल के अंदर, प्रोवाइडेड दैट एट अ जॉइंट सिटिंग इफ द बिल हैविंग बीन पास्ड बाय वन हाउस has not been passed by the other house with amendments, ठीक है, and then returned to the house in which it is originated, no amendment shall be proposed to the bill other than such amendment as are made necessary by the delay in the message। मतलब if the bill passed by one house, एक बिल ने पास कर दिया and not been passed by the other house with amendments, ऐसा दूसरे हाउस ने उसे पास ही नहीं करा, नॉट बीन पास बाय अदर हाउस विद अमेंडमेंट्स, ऐसा नहीं हुआ है, ये वाला नहीं है कि उसने अमेंडमेंट्स ला के उसे पास कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था, और उसने रिटर्न कर दिया टू एंड रिटर्न टू द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, तो अब कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं करा जा सकता बिल में अदर देन वो छोटे मोटे अमेंडमेंट जो कि बहुत नेसेसरी हो गई हो, क्योंकि मान लो कोई कट ऑफ डेट है उसको अब एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि बिल पास होने में डिले हो गई। ठीक है, if the bill has been so passed and returned, only such amendments as aforesaid shall be proposed to the bill, and such other amendment as are relevant to the matter with respect to which houses have not agreed। If the bill has been so passed and returned, मतलब बिल पास हो चुका है और रिटर्न कर दिया गया था, ओनली सच अमेंडमेंट एज अफोरसेड जो करे थे ना, शैल बी प्रपोज टू द बिल, वही अमेंडमेंट बिल के लिए कंसीडर करे जाएंगे अपना जॉइंट सिटिंग के अंदर, एंड सच अदर अमेंडमेंट एज आर रिलेवेंट टू द मैटर्स, वो और उससे जो भी इंसिडेंटल मैटर्स होंगे ना उन अमेंडमेंट से रिलेटेड, जिस पे जो अमेंडमेंट पे हाउसेस ने इन द फर्स्ट प्लेस एग्री नहीं करे थे, वो कोई भी इंसिडेंटल मैटर्स देख लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन, तो ये हमने देख लिया, एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रिसाइडिंग एज टू द अमेंडमेंट्स विच आर एडमिसिबल अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइनल। मतलब जो पर्सन प्रिसाइडिंग है वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन से अमेंडमेंट्स आर एडमिसिबल अंडर दिस क्लॉज, वो फाइनल होगा। फिर फिफ्थ क्या है, 108 का फिफ्थ, कि जॉइंट सिटिंग जो होगी ना, हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल पास्ड notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intentions। ठीक है, अब 109 हम देखते हैं, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल। जो मनी बिल है ना, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, कुछ करा लो, तो पहला पॉइंट तो यही है भाई, राज्यसभा के अंदर ये बिल नहीं आएगा। फिर 109 का सेकंड पॉइंट ये है, आफ्टर अ मनी बिल जो पास हो चुका है ना अपना लोकसभा के द्वारा, वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा टू द राज्यसभा उसकी रिकमेंडेशंस के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। जो राज्यसभा को वो बिल रिटर्न करना है टू द लोकसभा अपनी रिकमेंडेशंस के साथ, एंड द जो लोकसभा है मे देयर अपॉन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन जो राज्यसभा ने दी है। ठीक है, 109 का 2 कहता है। 109 का 3 कहता है, अगर जो इफ जो लोकसभा है एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, जो मनी बिल है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस विद द अमेंडमेंट जो रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है। अब इफ द हाउस ऑफ द पीपल वो एक्सेप्ट नहीं करता है कोई भी रिकमेंडेशन, तो जो मनी है बिल है वो डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस in the form in which it has been passed by Lok Sabha without any of the amendments। ठीक है, अब जो फिफ्थ है कि भाई अगर जो मनी बिल है जो लोकसभा ने पास किया है एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा इज नॉट रिटर्न्ड विद इन 14 days
it shall be deemed to have been passed by both the houses at the expiration of the said period. तो मनी बिल के नाम पे उसकी कुछ नहीं चलेगी. फिर 110 जो है वो डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल देता है. फॉर द पर्पस ऑफ द चैप्टर, अ बिल किसको मनी बिल कहा जाएगा? इफ़ इट कंटेन्स ओनली, अगर उसके अंदर ओनली यही प्रोविजंस होंगे, all or any of these 6 matters, 7 matters, ठीक है, ऑल और एनी ऑफ द 7 मैटर्स, तो फिर वो मनी बिल ही कहलाया जाएगा. बस उसके अंदर यही प्रोविजंस होने चाहिए. पहला है आई आर आर, मतलब इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन. तो आई ए आर ए, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, किसी भी तरीके का टैक्स. फिर दूसरा है कि रेगुलेशन, किसी भी तरीके की बोरोइंग ऑफ द मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी by the government of India, or the amendment of the laws with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India. ठीक है, ये पॉइंट समझना जरूरी है कि ये रेगुलेट करेगा किसी भी तरीके की जो बोरोइंग ऑफ द मनी है या फिर कोई भी गारंटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है. बिकॉज गारंटी दे के ही तो, जैसे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर देती है, तो गवर्नमेंट गारंटी दे के ही तो मनी बोरो कर रही है. रेगुलेशन ऑफ द बोरिंग ऑफ द मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ जिसके कारण कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन. ठीक है, तो वो वाली चीज़ें मनी बिल के अंदर आ सकती है. जैसे कि अपना वो है गवर्नमेंट जो राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अब पता नहीं ये करा या नहीं करा है गवर्नमेंट ने, पर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके कारण जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सरकार लेने जा रही है, ठीक है, तो वो मनी बिल के अंदर रख के सरकार पास कराने की कोशिश कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन. फिर तीसरा है जो कस्टडी, किसकी कस्टडी? CFI और CFI और CFI की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसकी कस्टडी एंड द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम सच फंड्स, वो सारी चीज़ें. ठीक है, वंस द मनी इज इनसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दूसरा क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. फिर अगला है द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर. कस्टडी हो गई, अप्रोप्रिएशन हो गई, कस्टडी CFI और CFI की, ठीक है, अप्रोप्रिएशन हो गई, फिर एक्सपेंडिचर हो गई. ठीक है, एस अप्रोप्रिएशन, कस्टडी और एक्सपेंडिचर. फिर पहला था IARAR एस, और ये क्या था? रेगुलेशन, एसर, ACER, एसर रिपोर्ट आती है ना, तो अप्रोप्रिएशन, कस्टडी, एक्सपेंडिचर चार्ज और फिर आर से रेगुलेशन. और ये क्या था? IARAR एसर. अब F क्या है? द रिसिप्ट ऑफ द मनी ऑन अकाउंट ऑफ, कि मनी रिसिप्ट हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ CFI और PAI. ठीक है, रिसिप्ट ऑफ द मनी ऑन अकाउंट ऑफ CFI और PAI, और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी. पहले कस्टडी ऑफ CFI और CFI था, उन फंड की कस्टडी की बात थी. अब कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी की बात चल रही है, मनी की बात चल रही है, कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी की बात चल रही है, और द ऑडिट ऑफ द इशू और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और द स्टेट्स. यूनियन और द स्टेट्स दोनों के ऑडिट की बात चल रही है. कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और द स्टेट्स. CAG इसके पास ही है ना, सेंटर के, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट्स. ठीक है, तो क्या है, फिर से पढ़ो. रिसिप्ट ऑफ द मनी ऑन अकाउंट ऑफ CFI और PAI, और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और द स्टेट्स. या फिर G क्या है? एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स, जो स्पेसिफाइड है ना, कोई भी इंसिडेंटल मैटर्स जो A-F में बोल रखा है, तो कोई भी इंसिडेंटल मैटर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे. फिर सेकंड है, अ बिल शेल नॉट बी डीम टू बी अ मनी बिल
ठीक है, किस केस में? अगर फॉर द रीज़न ओनली कि वो इम्पोजिशन ऑफ द फाइन और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज इम्पोज कर रहा है, और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड, फीस फॉर लाइसेंस या फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड के लिए वो कुछ पेमेंट डिमांड कर रहा है, और बाय द रीज़न प्रोवाइड्स फॉर द IARAR of any tax by the local authorities or body for local purpose। ठीक है, तो तीन चीज़ें याद करनी है। अगर वो कोई फाइन्स या पेक्यूनरी पेनल्टी इम्पोज कर रहा है तब ये मनी बिल नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ है, अगर वो डिमांड कर रहा है, डिमांड और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ किसी भी तरीके की फीस फॉर द लाइसेंस और फीस फॉर किसी भी तरीके की फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड। फिर तीसरा है कि अगर रेगुलेशन ऑफ एनी IARAR ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल बॉडी, ठीक है, उस केस में भी। ये तीन आपको केस याद रखने हैं कि वो फाइन्स और पेक्यूनरी पेनल्टी, या फिर फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड, या फिर IARAR ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी। फिर तीसरा है, अगर कोई भी क्वेश्चन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन होगा स्पीकर का, ठीक है, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वो फाइनल होगा। ठीक है, देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी मनी बिल जो ट्रांसमिट होगा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के पास ना 109 आर्टिकल के अंदर, एंड व्हेन वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करा जाएगा आर्टिकल 111 के अंदर, एक सर्टिफिकेट स्पीकर के द्वारा जो वो साइन करेगा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है। ठीक है, अब असेंट टू द बिल हम देख लेते हैं। जब भी कोई बिल पास होगा बाय द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये प्रेजेंट करा जाएगा प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट इसे डिक्लेयर करेगा ईदर दैट ही असेंट टू द बिल और ही विदहेल्ड असेंट टू। ठीक है, दोनों ही केस में। फिर अगला है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे एसएप आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट, एसएप एज सुन एज पॉसिबल वो उसे रिटर्न कर सकता है बिल को, इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, टू द हाउसेज विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट कि रिकंसिडर करो इस बिल को और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ, एंड इन पर्टिकुलर will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommend। वो कोई अमेंडमेंट रिकमेंड भी कर सकता है या रिकंसिडर करने को बोल सकता है बिल को या किसी भी स्पेसिफाइड प्रोविजन को। एंड जब वो बिल ऐसे रिटर्न होगा ना हाउसेस के पास, तो हाउसेस उस बिल को रिकंसिडर करेंगे, जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने सजेस्ट करी है या रिकंसिडरेशन किसी भी प्रोविजन के लिए, तो उसे रिकंसिडर करा जाएगा। अगर बिल दोबारा से पास हो जाता है बाय द हाउसेस विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, तो देन प्रेसिडेंट शैल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फ्रॉम। ठीक है, तो सस्पेंसिव विटो है ये, एब्सोल्यूट विटो नहीं है। ठीक है, तो क्या है असेंट टू द बिल में, या तो वो असेंट करेगा या विद होल्ड करेगा, या फिर वो उस पर रिटर्न करेगा, एसएप वो इस बिल को रिटर्न कर देगा विद सच अमेंडमेंट्स जो वो प्रपोज करना चाहता है, या फिर रिकंसिडरेशन प्रपोजल्स की किसी प्रोविजन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। हम देखते हैं 112 इज AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड 114 इज अप्रोप्रिएशन बिल। दो ए आपको याद रखना है, उनके बीच में एक आर्टिकल और है। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 112(1) क्या है, जो प्रेसिडेंट है शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट के अ स्टेटमेंट जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ना फॉर द ईयर जो होने वाली है, तो उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो जो एस्टिमेट्स होगी एक्सपेंडिचर की, वो सेपरेटली शो करनी चाहिए। क्या चीज़, पहली कि जो सम टू मीट द एक्सपेंडिचर चार्ज, जो एक्सपेंडिचर चार्ज है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, वो। फिर दूसरा, सम टू मीट द अदर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर चार्ज अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। ठीक है, and shall distinguish expenditure on revenue account and from other expenditure। ठीक है, तो चार तरीके के एक्सपेंडिचर चार्ज, अदर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको एक्सपेंडिचर चार्ज के लिए 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका थर्ड पॉइंट आपको 112(3) आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर दिस और एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन, तो देखते हैं अभी।
तो जो ईए है ना, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट के हैं, एंड अदर एक्सपेंडिचर जो प्रेसिडेंट से ऑफिस के रिलेटेड है, वो सब। फिर दूसरा ईए, फिर ऐसे सैलरी एंड अलाउंसेस किस किस के, जो भी ऑफिसर्स है ना पार्लियामेंट में, जो जैसे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी चीफ स्पीकर, वो सब के अलाउंसेस चार्ज हैं। फिर जो अपना डेप्ट है, डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, इंक्लूडिंग जिसमें इंटरेस्ट हो गए, सिंकिंग फंड चार्जेस हो गए, रिडेम्पशन चार्जेस हो गए, एंड अदर एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ द लोन्स एंड सर्विसेज, रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट्स, तो ये सब वाली चीज़ें। ठीक है, फिर डी क्या है, फिर बहुत सारे चीज़ें हैं डी के अंदर, जैसे कि एसएपी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, सैलरी अलाउंसेस, पेंशंस। फिर जो पेंशंस है, जो जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट है, पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट। फिर जो पेंशंस पेएबल और इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस एनी हाई कोर्ट ऑफ एनी हाई कोर्ट which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India, and for or which at any time before the commencement of this constitution. फिर अगला है सैलरीज अलाउंसेस एसएपी, किसका, सीएजी का, एसएपी ऑफ सीएजी। फिर है और एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड, एनी जैड, जैड मतलब जजमेंट, अवार्ड, डिक्री, एनी जैड ऑफ एनी कोर्ट, और जो ट्राइब्यूनल है ना, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, वो सब कुछ। फिर अगला है एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज। पार्लियामेंट कैसे डिक्लेयर करेगी, मनी बिल के अंदर वो डिक्लेयर कर सकती है कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, जैसे अपना आर्टिकल 322 के अंदर बोल रखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ यूनियन एंड स्टेट पीएससीज के जो भी ऑफिस रिलेटेड चार्जेस हैं, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस हैं, जो भी मेंबर्स से रिलेटेड है चेयरमैन की। ठीक है, फिर अगला है 148(6) जो सीएजी है, उसके जो भी एक्सपेंडिचर है, तो एसएपी ऑफ द सीएजी और उसके जो ऑफिस के एक्सपेंडिचर है, तो वो सब भी एक्सपेंडिचर चार्ज है। तो एक्सपेंडिचर चार्ज कौन सा, तो जो एनुअल, जो पहला है एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर अगला है कि अप्रोप्रिएशन बिल। तो उन दोनों के बीच में क्या है, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही 112(3) के अंदर है जो एक्सपेंडिचर चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, अब फिर 100 इसके आता है 112(3), फिर 112(3) के बाद 113, उसमें क्या है, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है जो एस्टिमेट्स होंगे ना एक्सपेंडिचर चार्ज को से रिलेटेड, नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। बट ये क्लॉज ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि प्रिवेंट नहीं करता है कि डिस्कशन भी ना हो एनी ऑफ दूज एस्टिमेट्स पे, ऐसे वो प्रोहिबिट नहीं करता है। ठीक है, फिर सेकंड है कि जो सो मच सो ऑफ द सेड एस्टिमेट्स एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है वो बी सब्जेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स। हाउस ऑफ द पीपल पे डिमांड ऑफ ग्रांट देना पड़ेगा, और जो हाउस ऑफ द पीपल मतलब जो लोकसभा है, शैल हैव द पावर टू असेंट कर सकता है, रिफ्यूज असेंट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, टू असेंट और एनी डिमांड, टू एनी डिमांड, और असेंट कर सकता है टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू रिडक्शन, कि अब भाई इतना पैसा नहीं देंगे, रिडक्शन ऑफ द अमाउंट। ठीक है, असेंट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, और असेंट इन सब्जेक्ट टू सच रिडक्शंस एज स्पेसिफाइड। अब नो डिमांड फॉर अ ग्रांट बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की जो डिमांड है, मतलब अपनी तरफ से जो अदर मेंबर्स है ना, कि सरकार ही केवल डिमांड रख सकती है, कोई और मेंबर इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, नो डिमांड ऑफ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 113 का थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब और 113 के 12 में कहता है वो रिड्यूस कर सकते हैं भाई, पर वो कोई भी ऐसे डिमांड फॉर ग्रांट नहीं कर सकते। तो 103 का सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 114 अप्रोप्रिएशन बिल, इसमें क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है एज सून एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 103, वो हमने हाउस में मेड करे हैं ना,
there shall be introduced made by the house after the grants under 103 have been made by the house of the people. वो ग्रांट्स दे दिए गए हैं. एक बिल इंट्रोड्यूस होगा फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑल मनी जो रिक्वायर्ड टू मीट ग्रांट सो मेड जो हाउस ऑफ द पीपल ने करा है अदर एक्सपेंडिचर के लिए, और दूसरा जो एक्सपेंडिचर चार्ज है ना CFI के लिए, बट जो सब्जेक्ट नॉट सब एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट, but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid in the before the house. ठीक है, तो जो estimates ले करे गए हैं हाउस के आगे उससे ज़्यादा बट नॉट एक्सीडिंग, उस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती हैं. ठीक है, जो स्टेटमेंट पहले ले करी गई है. नो अमेंडमेंट बी प्रपोज टू एनी सच बिल. दोनों हाउस में कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा अप्रोप्रिएशन बिल में. विल हैव द इफेक्ट ऑफ वेरिंग, कि ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा. नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू एनी सच बिल which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure. वो उसमें संशोधन लाना वो नहीं कर सकते, क्योंकि 103 के अंदर जब हमारे पास ग्रांट हमने पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे हैं वो पास हो चुका है. ठीक है, तो 114 का 3 क्या है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 115 और 16 नो मनी शैल बी विड्रॉन. मतलब ये जो एक्सेस ग्रांट्स हैं इनके अलावा नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ. जो 112 उसके 114 के अंदर हमने करा है ना, तो जो अप्रोप्रिएशन बिल पास करा है उस तो कोई मनी उसके अलावा नहीं निकाली जा सकती. तो अब 114 के बाद क्या हो गया, 114 में तो अप्रोप्रिएशन बिल आ गए, पर कई बार कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट्स की हमें ज़रूरत आन पड़ती है, तो उस एक्स्ट्रा ग्रांट्स के लिए 115 116 है. तो सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट ऐसे सेज हो गया ना, सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट्स और एक्सेस ग्रांट तो सेज हो गया. तो ये जो सेज वाले ग्रांट है ये कैसे दिए जा रहे हैं, द प्रेजिडेंट शेल इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ. जो अप्रोप्रिएशन बिल है, अप्रोप्रिएशन एक्ट जो बनता है, इफ अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट टू बी एक्सपेंडेड, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए अगर वो अमाउंट को एक्सटेंड करना है फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो इनसफिशिएंट है अगर वो अमाउंट जो अप्रोप्रिएशन बिल ने दिया है फॉर द पर्पस ऑफ द ईयर, और व्हेन तो ये तो हो गया सप्लीमेंट्री ग्रांट जब उसे चाहिए होगा क्योंकि वो इनसफिशिएंट ग्रांट उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल ने दिया है. दूसरा, या फिर जब अ नीड हैज़ अराइजन करंट फाइनेंशियल ईयर में फॉर सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर, सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर किसी नई सर्विस पे, ठीक है, जो कंटेम्पलेट नहीं करी गई थी उसके अंदर अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, तो उसके लिए ये सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल ग्रांट्स करे जाते हैं. फिर एक्सेस ग्रांट है, मतलब एक्सेस ग्रांट क्या हुआ, इफ़ जो एनी मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस वो स्पेंड हो गई है ऑफ द अमाउंट जो ग्रांट करा गया था फॉर दैट सर्विस एंड फॉर दैट ईयर. ठीक है, ये जो है द प्रेजिडेंट शेल, ये दोनों चीज़ें कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज, अनदर स्टेटमेंट ले करवाएगा हाउसेज के आगे शोइंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर और cause to be presented to the house of the people a demand for such excess as the case may be. ठीक है, मतलब उस एक्सपेंडिचर का एस्टिमेटेड अमाउंट क्या है और कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द हाउस अ डिमांड फॉर सच एक्सेस. ठीक है, वो प्रेजेंट करवाएगा. ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जाने देते हैं. फिर 116 क्या है, वोट ऑन ग्रांट, वोट्स ऑफ अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट. कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा हुआ इस चैप्टर के फोरगोइंग प्रोविजंस में, हाउस ऑफ द पीपल के पास पावर रहेगी किस चीज़ की, कि जो लोकसभा है टू मेक एनी ग्रांट्स इन एडवांस, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, मान लो 3 महीने के लिए उस फॉर एनी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम ग्रांट इन एडवांस दे सकते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का.
पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर, जो आर्टिकल 103 में जो दिया गया है ना, जो प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट है, उस प्रोसीजर के पेंडिंग होते हुए भी फॉर वोटिंग ऑफ सच ग्रांट्स और एंड पासिंग ऑफ द लॉ, अप्रोप्रिएशन बिल पास होने से पहले ही वो मेक एनी ग्रांट इन एडवांस कर सकता है ये लोकसभा। टू मेक अ ग्रांट, तो इसे कहते हैं वोट अकाउंट, कि कुछ फाइनेंशियल ईयर के कुछ पार्ट के लिए पहले से हमने वोट अकाउंट दे दिया। फिर वोट ऑफ क्रेडिट, टू मेक अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द इंडिया, कुछ ऐसा पड़ा है तो उसके लिए वोट ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत है। व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड उसका ऐसा है सर्विस का, या फिर इनडेफिनेट कैरेक्टर उस सर्विस का ऐसा है कि डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड इन डिटेल्स, तो फिर वोट ऑफ क्रेडिट लिया जा सकता है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट क्या है कि भैया अभी पेंडिंग कर मतलब ये प्रोसीजर पूरा होने से पहले ही हमने ग्रांट कर दिया। फिर वोट ऑफ क्रेडिट क्या है कि भैया अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई है, तो मैग्नीट्यूड या उसका नेचर नहीं पता सर्विस का। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उसे एक्सेप्शनल ग्रांट कहते हैं। एंड पार्लियामेंट के पास पावर होगी, शैल हैव पावर टू ऑथराइज बाय लॉ withdrawal of money from consolidated fund for the purpose for which said grants are made। पार्लियामेंट की पावर होगी कि वो उस मनी को ऑथराइज कर सके बाय लॉ से, जो मनी स्पेंड हो चुकी है ना। फिर इसका सेकंड है कि द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 113 और 114 का जो प्रोविजंस है ना, क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल से लेके और प्रोसीजर्स से रिलेटेड, शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू एनी ग्रांट, जो 1 और 2 क्लॉज के अंदर दिए गए हैं ना, मतलब अंडर क्लॉज 1 जो दिया गया, एंड एनी लॉ टू बी मेड अंडर दैट क्लॉज as they have effect in relation to the grant on any expenditure mentioned in the AFS and the law जो made for the authorization, जो 112 के अंदर लॉ बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं 117 देखते हैं हम, फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 2, इसके बारे में देखते हैं। कोई भी बिल, अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन ऑफ फॉर एनी ऑफ द मैटर्स जो स्पेसिफाई करी गई है ना 110 के अंदर, जो A to F जो स्पेसिफाई करे गए हैं पॉइंट्स, तो अगर किसी भी बिल या किसी भी अमेंडमेंट के अंदर उनमें से कोई भी प्रोविजन लाई करता है, अदर प्रोविजन भी है उनमें से भी कोई प्रोविजन लाई करता है, वो इंट्रोड्यूस नहीं करा जाएगा, एक्सेप्ट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड अ बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द, दो ही कंडीशन है, एक तो वो प्रेसिडेंट के और उसके शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दूसरी कि वो लोकसभा के अंदर ही करा जाएगा इंट्रोड्यूस, प्रोवाइडेड एट नो रिकमेंडेशन shall be required for this clause for moving an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है कि अ बिल और अमेंडमेंट नॉट बी डीम्ड टू मेक प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर अफॉरसेड बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड कि फाइन्स इम्पोज करना है या पेमेंट ऑफ फीस वगैरह फॉर लाइसेंसेस या सर्विस रेंडर्ड के लिए, या फिर आई ए आर तो ऑफ एनी टैक्स और लोकल अथॉरिटीज़, इन सभी मैटर्स के लिए वो कंसीडर नहीं करा जाएगा ना, कि भाई अब बिल वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बिल 117 के अंदर नहीं आएगा। फिर थर्ड है कि अ बिल विच इफ इनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व CFI से खर्चा एक्सपेंडिचर, वो शेल नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस अनलेस, ये पास की बात चल रही है, वो इंट्रोड्यूस और मूव्ड की बात चल रही थी। ठीक है, ये शेल नॉट बी पास बाय ईदर हाउस अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल, वो इंट्रोड्यूस तो करा जा सकता है बट विल नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट हो ये रिकमेंड नहीं कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। अब देखते हैं प्रोसीजर जनरली क्या रहेगा। तो 118 के अंदर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग
अपने प्रोसीजर्स को, इट्स प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो अपने रूल्स खुद बनाता है, ठीक है। अंटिल सच रूल्स आर मेड अंडर क्लॉज 1, जो रूल्स ऑफ द प्रोसीजर होंगे जो इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था ना, विद रिस्पेक्ट टू जो डोमिनियन ऑफ इंडिया का जो लेजिस्लेचर था, शेल हैव इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, सब्जेक्ट टू कोई भी मॉडिफिकेशन अडेप्टेशन जो चेयरमैन या स्पीकर बनाता है ना। तो जब तक ऐसे रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स नहीं आ जाते, मतलब पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर लेता, ठीक है, तो तब तक ईच हाउस मे मेक रूल्स, जब तक सच रूल्स अंटिल रूल्स आर बीइंग मेड, दोनों हाउस अपने नहीं बना लेते तब तक वो वाले रूल्स चलेंगे। फिर थर्ड है द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चेयरमैन एंड द स्पीकर मे मेक रूल्स। प्रेसिडेंट किस चीज़ के रूल्स बनाएगा भाई? वो रूल्स बनाएगा एज टू द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट सिटिंग, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। तो रूल्स एज टू द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट सिटिंग एंड कम्युनिकेशन जो दो हाउसेस के बीच में होना है ना, तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है एंड द टू हाउसेस दे आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट उन दोनों हाउसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है उसको कोऑर्डिनेट करना, फिर जॉइंट सिटिंग जो होनी है, ठीक है, उसके क्या रूल्स होंगे, प्रोसीजर रूल्स एज टू द प्रोसीजर, तो वो सब डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। एट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस द स्पीकर or in his absence such person as may be determined by the rules of the procedure made under clause 3 shall preside, ठीक है। या तो स्पीकर करेगा प्रिसाइड, या फिर वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताएंगे कि भाई फिर उस स्पीकर के बिना कौन प्रिसाइड करेगा। जिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, डिप्टी चेयरमैन नहीं होगा तो शायद फिर ऐसा है कि जो भी हाउस है वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन प्रिसाइड करेगा। फिर 119वां क्या कहता है कि रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस, पार्लियामेंट में फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है, वो रेगुलेट कर सकता है बाय लॉ प्रोसीजर ऑफ एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन, जो इन ईच हाउस है ना, इन रिलेशन टू एनी फाइनेंशियल मैटर और टू एनी बिल फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एंड इफ and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by the house of the parliament 118(1) के अंदर, तो or any rule of standing order having effect in relation to the parliament under clause 2 of that article, such provisions should prevail, ठीक है। मतलब वही है कि एंड इफ सो फार कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द एनी फाइनेंशियल मैटर, वो अपना रूल्स एंड प्रोसीजर वो डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज क्या होगी जो पार्लियामेंट में यूज़ होगी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, जो भी पार्ट 17 में लिखा है उससे मतलब नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस जो आर्टिकल 348 में है, ठीक है। आर्टिकल 348 में वही है लैंग्वेजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और लॉज एंड बिल्स एक्सेट्रा में जो है, तो वो सब वाली चीज़ें हैं, ठीक है। नॉट वेटस्टैंडिंग एनीथिंग जो पार्ट 17 में लिखा है, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन जो 348 में लिखा है, जो बिजनेस होगा ना पार्लियामेंट के अंदर वो हिंदी या इंग्लिश में ट्रांजैक्ट होगा, प्रोवाइडेड डैट जो चेयरमैन और स्पीकर है या फिर जो भी एक्टिंग पर्सन है, ठीक है, तो वो मे परमिट एनी मेंबर जो इंग्लिश या हिंदी में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि वो एड्रेस कर सके हाउस को इन हिज मदर टंग, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड। ये जो प्रोविजन है ना उसमें आफ्टर 15 ईयर्स जो वर्ड है हिंदी और इन इंग्लिश, ये और इन इंग्लिश वो ओमिट कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। 15 साल पर ऐसा हुआ नहीं। अब 121 जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन वो पार्लियामेंट पे लगता है, 122 कुछ रिस्ट्रिक्शन कोर्ट पे लगाता है। तो 121 का क्या कहना है कि नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का इन द डिस्चार्ज ऑफ इट ड्यूटी एक्सेप्ट अपॉन द मोशन, जो प्रेजेंटिंग कि भाई रिमूवल ऑफ द जजेस के लिए अगर मोशन है। फिर 122 क्या है, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity or procedure। इसका सेकंड है कि नो ऑफिसर और अरे क्या कर रही हो, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इसका पहला है 122 का पहला है कि वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट में हो रही है
वो शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड कि वो भाई इरेगुलरिटीज हैं उस प्रोसीडिंग में या प्रोसीजर में। फिर सेकंड है, कोई भी ऑफिसर या मतलब जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर वगैरह, नो ऑफिसर और एमपी इन whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedures or conduct of the business or maintaining order in the parliament shall be subject to jurisdiction of any court। कि भाई एक्सरसाइज कि भाई उसने वो पावर ढंग से एक्सरसाइज नहीं करी। फिर 123 का क्या है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर एक या दोनों हाउसेस केवल वो नॉट इन सेशन, ठीक है, तब जो प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट circumstances exist which render it necessary for him to take immediate actions, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require। फिर सेकंड है कि एन ऑर्डिनेंस shall have the same force and effect as an act of the parliament, but every such ordinance वो लेकर आ जाना चाहिए बिफोर बोथ द हाउसेज एंड सेल शीज टू ऑपरेट 6 वीक की एक्सपायरी पे ना, रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट के बाद। और इफ बिफोर द एक्सपायरी जो दोनों हाउसेज हैं, जो रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास बाय बोथ द हाउसेज, ये चीज़ याद रखनी है, दोनों हाउसेज से अगर ये रिजोल्यूशन पास हो चुका है कि भाई ये ऑर्डिनेंस सही नहीं है, इसको हटाओ, तो ही जाके वो ऑर्डिनेंस लैप्स होगा, दोनों हाउसेज से होना चाहिए अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकेंड ऑफ दूज रिजोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि भाई वही है ना कि एक हाउस ने अगर पास कर दिया दूसरे ने नहीं करा तो जॉइंट मीटिंग तो कॉल हो सकती है। ठीक है, मे बी विड्रॉन, ऑर्डिनेंस मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन में यही दे रखा है कि भाई 6 वीक किस तारीख से होंगे, जब दो सेकेंड हाउस है जो लेटर समन करा गया है उसकी फर्स्ट डे ऑफ समन के बाद से 6 वीक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है 123 का थर्ड है, इफ एंड सो फार एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस रूल मेक प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट, इट शैल बी void।